हाय गाइस, वेलकम टू शार्ट क्लासेस ऑनलाइन। जैसा कि ज्योग्राफी का आज थर्ड लेक्चर अब जो है जियोग्राफी लेक्चर नंबर थर्ड। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर थर्ड। पहले लेक्चर में मैं बताया था कि सौरमंडल में पृथ्वी यानी सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़े थे कि क्या सोलर सिस्टम कैसा है या पृथ्वी की स्थिति उसमें कैसी है। दूसरे वाले में पढ़े थे हम लोग ग्लोब के बारे में, अक्षांश देशांतर के बारे में, जिसमें हम लोग टाइम के बारे में पढ़े थे कि टाइम कैसे निकाली जाए। जैसे अगर किसी भी देश का आपको अक्षांश और देशांतर पता है तो आप ग्रीनिच से टाइम निकाल सकते हैं। यानी ग्रीनिच जो है वो उसका मुख्य जो देशांतर है वो मुख्य देशांतर माना गया, वहाँ से 0 माना गया है ग्रीनिच जो इंग्लैंड में है। अब वहाँ से हम लोग दिशा का और टाइम का हम लोग वहीं से दिशा का भी और टाइम का दोनों का निर्धारण करते हैं। यानी ग्रीनिच से जो उधर ग्रीनिच से दाहिने साइड के है वो पश्चिम है और जो बाएं साइड है वो पूरब। इस तरह से हम लोग इंडिया की स्थिति देखें तो 82.5 अंश मानी गई है। इसकी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये इसका मानक टाइम इसके अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। अगर लोकेशन देखी जाए तो इंडिया के अगर लोकेशन की बात करें 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट, यही स्थिति है पूर्वी देशांतर में। इसी के बीच का मान लिया गया है और ये इलाहाबाद के नैनी के सहयोग से गुजरती है, जिसको हम लोग मानक टाइम मानते हैं। और ये अगर मैं बताया था पिछले लेक्चर में किस तरह से टाइम को निकालते हैं, 15 अंश पर 1 घंटा होता है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये 5.5 आएगा, यानी ग्रीनिच से 5.5 घंटा। यानी कि हम लोग इंग्लैंड से अगर बात करें तो इंग्लैंड से हम लोग 5.5 घंटा जो है आगे चलते हैं इस हिसाब से। और मैं पहले लेक्चर में बताया था कि चंद्रमा के बारे में बताने के लिए, एक्चुअली उसमें बता नहीं पाया था, अब जो है लेकिन कल भी भूल गया था, यानी कि दूसरे लेक्चर में भी नहीं बता पाया। तो आज चंद्रमा के बारे में पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ, कुछ पृथ्वी की गतियों के बारे में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और अगर चंद्रमा के अध्ययन की बात की जाए, जो इसका हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसको सेलेनोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे चंद्रमा पर जो धूल का सागर है, धूल का जो मैदान है उसको शांति सागर कहते हैं, शांति सागर कहा जाता है। और चंद्रमा का अगर व्यास की बात करें हम लोग, व्यास, तो इसका व्यास जो है 3,476 किलोमीटर है। और इसकी अगर पृथ्वी से दूरी बात करें, पृथ्वी से अगर इसकी दूरी की बात करें 3,84,400 किलोमीटर है, ये हो गया। अब अगर इसके हम लोग परिक्रमण की बात करें, यानी पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 27 डेज 8 आवर्स 8 घंटा, 27 दिन 8 घंटा। और अगर घूर्णन की बात करें तो घूर्णन भी सेम टाइम में करता है, सेम टाइम, यानी जितने टाइम में ये परिक्रमण करता है उतने टाइम में घूर्णन भी करता है। ये दोनों टाइम सेम होने के कारण हम जो है चंद्रमा का सिर्फ 50% यानी 57 लगभग 57% भाग एक बार में देख पाते हैं। ये वजह है। चंद्रमा हो गया ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और जैसे कि मैं बताया था कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा। फिर मंगल के पास आएंगे तो उसके पास भी 2 उपग्रह हैं। फिर उसके बाद बृहस्पति के पास आएंगे तो उसके पास सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद शनि के पास है, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, इस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक पर्वत है चंद्रमा के जो है, चंद्रमा पर एक पर्वत है, इसका नाम है लिबनिट्ज। ये जो पर्वत है ये माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है, यानी 10,668 मीटर का है, यानी लगभग 35,000 फीट का है। और अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर,
यानी जो पृथ्वी पर जो पूरे दुनिया में जो सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, उससे भी ऊंचा ये चंद्रमा पर है। लिबर्टी नाम का पर्वत है और ये जो है इसके दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। जो ये पर्वत है इसके दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। कुछ चीज़ें थी चंद्रमा के बारे में। और अब हम लोग आज टॉपिक आज शुरू करते हैं। जो हमारी आज टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियां। मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। देखते हैं इसमें हम लोग देखेंगे तो कुछ बदलाव देखेंगे। पृथ्वी की गतियां, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो पृथ्वी की दो गति है। एक गति है परिक्रमा, दूसरी है घूर्णन। परिक्रमण गति वह गति है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। जैसे पृथ्वी जो है, सभी ग्रह जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो उसको जो बोलते हैं वो परिक्रमण बोलते हैं। और पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर पृथ्वी जब चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण बोलते हैं। इसका परिक्रमण काल जो है 365 दिन और 6 घंटा 6 और 6। अब यही 6 मिला के 4 साल, अगर 4 साल हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, यानी कि एक दिन हो जाएगा। अब इसी को जोड़ के जो है 366 दिन बन जाता है। 4 साल पर एक बार फरवरी 29 की होती है और वो इसी की वजह से होती है। 366 दिन हो जाता है, 365 और ये मिलाकर। घूर्णन जो इसकी अपनी अक्ष पर होती है, जो अक्ष पर रोटेट करता रहता है, जो पृथ्वी अक्ष पर रोटेट करती रहती है, इसकी घूर्णन गति वो 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड। ये एग्जैक्टली है, लेकिन इसको अराउंड फिगर यानी कि लगभग में 24 आवर्स मान लेते हैं। इसको दैनिक गति भी बोलते हैं, दैनिक गति। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इस तरह से पृथ्वी है, ये अपने एक्सिस पर इसे झुकी हुई है, इस तरह से झुकी हुई है। और ये मान लीजिए अगर इसका सीधा इसे मान लेते हैं, ठीक, ये इतना झुकी हुई है इस तरह से, तो ये जो है ये 23.5 अंश का कोण बना रही है, 23.5 अंश का कोण बना रही है। यहाँ पे 23.5 अंश झुकी हुई है। अब यही कोण अगर हम इसकी कक्षा की बात करें, जैसे ये इक्वेटर हो गई। अब मान लीजिए ये घूम रही है, इस कक्षा में रोटेट कर रही है। ये कक्षा मान लीजिए इस तरह से है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। अब इसी पर जो जब रोटेट करिए तो ये जो कक्षा के साथ जो कोण बनाती है ये 66.5 अंश का कोण होता है। यानी अपने कक्षा तली के साथ ये 66.5 अंश का कोण बनाती है और ये 23.5 अंश के कोण पर झुकी हुई है। और अब हम लोग देखें कि ये जो दिन रात होते हैं, जैसे कि ये सूरज मान लीजिए हो गया, जब ये इस तरह से रोशनी जब देता है पृथ्वी पर, तो इसके आधे भाग यानी कि इतने भाग में, जो ये भाग दिया हुआ है इस तरह से, जो इतना भाग है, जो ये वाला पार्ट है, ये इतने भाग में सूरज की रोशनी आएगी, तो इतने भाग में दिन होगा और जो पीछे का भाग है यहाँ पे रात होगी। ठीक, तो ये जो वृत्त है जो इसको बराबर भाग में बांटता है, इसको प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। प्रदीप्ति वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। और अब हम लोग देखें एक कॉन्सेप्ट जो 6 महीना दिन 6 महीना रात वाला कॉन्सेप्ट आता है। ये मान लीजिए ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। जब सूरज की किरण पड़ती है यहाँ तक पड़ेगी, सूरज की किरण जो है यहाँ तक पड़ेगी, जब यहाँ तक पड़ेगी तो, और ये कहाँ से घूम रही है, ये अपने पोल पर से, अपने एक्सिस पर से घूम रही है। यहाँ पे इस तरह से घूम रही है पृथ्वी, अगर इस तरह से घूम रही है अपने एक्सिस पर, तो ये जो पार्ट है ये भी इसके साथ घूमता रहता है और ये इसका पार्ट 6 महीना तक ऐसे ही घूमता रहता है। अभी आगे चल के बताऊंगा कि कैसे 6 महीना दिन 6 महीना रात होती है। तो इस तरह से ये प्रदीप्ति वृत्त हो गया, 23.5 में झुकी हुई है, 66.5 अंश का कोण बनाती है कक्षा तल से। घूर्णन की बात करें 24 घंटे में और परिक्रमण की बात करें 365 दिन 6 घंटा, यानी कि हर 4 साल बाद फरवरी जो होती है 29 की होती है, यानी 366 दिन की। तो ये कुछ बातें थी इसकी। अब हम लोग देखते हैं कि मौसम कैसे बदलता है। दिन और रात के बारे में हम लोग देख लिए हैं, मौसम की स्थिति भी इसी के हिसाब से रहती है। जैसे मान लीजिए इसको हटा देता हूँ, पृथ्वी की गतियाँ यहाँ से देता हूँ, पृथ्वी की
10 दिन। यही चैप्टर का नाम है, यही चल रहा है। तो हम लोग देखें अब ये मान लेते हैं ये एक दीर्घवृत्ताकार पथ है, ये यहाँ पे सूरज है सन, ठीक। अब यहाँ पे पृथ्वी को ले लेते हैं, यहाँ पर भी पृथ्वी को ले लेते हैं, और यहाँ पर भी पृथ्वी को ले लेते हैं, और यहाँ पर भी पृथ्वी को ले लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जैसे इसका झुकाव इस तरह से है, ठीक हो गया। अगर अब हम लोग बात करें सबसे पहले इसकी, ठीक है, सीधा कर डिवाइड कर दिया, ये 23.5 है, झुकी हुई है, और ये इसका जो है नॉर्थ पोल है, और ये इसका जो है साउथ पोल है। अब मान लीजिए सूरज है यहाँ से इस तरह से इस पर रोशनी दे रहा है, इस वाले भाग में रोशनी दे रहा है, तो इतने भाग में रोशनी पड़ेगी, यहाँ से जो इतना भाग है इसमें रोशनी पड़ेगी, ठीक। अब इतने भाग में अगर रोशनी पड़ेगी, जब ये अपनी एक्सिस पर जब घूमेगा, यानी कि यहाँ पे जैसे अब यही स्थिति अगर यहाँ पे बात की जाए, देखा जाए, अगर यहाँ पे वही चीज़ देखा जाए, डिवाइड कर दी जाए, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, और इसके इतने हिस्से में जो है रोशनी पड़ेगी, यानी कि साउथ पोल पर रोशनी नहीं पड़ रही है, वो अंधेरे में है, यानी 6 महीना अंधेरा रहेगा वहाँ पे, 6 महीना रात होगी। और यहाँ पे देखिए साउथ पोल जो है अंधेरे में है, क्योंकि इतने ही भाग में रोशनी पड़ रही है और ऐसे ही रोटेट कर रही है, इसलिए यहाँ पे साउथ पोल में रात होगी, नॉर्थ पोल में 6 महीना दिन होगा, इस हिसाब से रहता है। तो अब जो है इसको देख रहे हैं हम लोग, तो ये अगर ये हम लोग बात करें इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। अब जो सूरज की रोशनी होगी वो कर्क रेखा पर एक बार जो है डायरेक्ट पड़ती है, और जब डायरेक्ट पड़ती है तो उस दिन जो है सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और वह दिन कौन सा है? 21 जून। 21 जून सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात। ये 21 जून को सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होती है, और ये किस हिस्से में होती है? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये जो हो गया ये आपका इक्वेटर हो गया, जो आधा भाग है, और ये इक्वेटर हो गया, तो ये सूरज की रोशनी जो है ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, ज्यादातर जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, इस टाइम गर्मी का मौसम भी होता है, ज्यादातर किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे जो है गर्मी का मौसम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो अब उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ेगी, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का दिन हुआ, 21 जून को सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होती है। अब यही लोकेशन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे अगर यही चीज की बात करें, तो ये मान लीजिए इस तरह से इक्वेटर हो गया, और ये मकर रेखा हो गई, और ये कर्क रेखा हो गई। अब यहाँ पे जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ती है। मकर रेखा कहाँ है? साउथ में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ पे जो है ये जो दिन होगा 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, यहाँ पे सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात होगी 22 दिसंबर। अब डायरेक्ट किरण किस पर पड़ रही है? मकर रेखा पर पड़ रही है, और इस हिसाब से जो है यहाँ पे दक्षिणी, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा, दक्षिणी गोलार्ध में समर सीजन होगा, यानी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, और जो ये स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का दिन जो होता है, इसको जो है हम लोग उत्तरी अयनांत बोलते हैं, उत्तरी अयनांत। ये उत्तरी अयनांत हो गया, और ये दक्षिणी अयनांत। जब दक्षिण में गर्मी पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी अयनांत बोलते हैं, इसको दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए
अब ये स्थिति देखी जाए, अब देखिए जैसे ये रोटेट कर रही है, रोटेट करते 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 इस हिसाब से आगे, अब यहाँ पे आगे बढ़ी, फिर इस तरह से आए, इस तरह से ऐसे ही रोटेट करती रहती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब है सूरज की किरण जो होगी वो न तो कर्क रेखा पड़ेगी न तो मकर रेखा पड़ेगी, डायरेक्ट विषुवत रेखा पड़ती है। और जैसे कि अगर ये स्थिति की बात की जाए तो इस तरह से पृथ्वी मान लीजिए झुकी हुई है इस तरह से, और सूरज यहाँ पे है, तो जब इसका जो ये नॉर्थ पोल है ये पृथ्वी की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण नॉर्थ यानी कि उत्तर में गर्मी पड़ती है। और जबकि यही चीज़ यहाँ पे अगर आ गई तो जब सूरज की किरण इस पर पड़ रही है तो इसका जो दक्षिणी ये ध्रुव है ना यानी साउथ पोल है, ये जो है सूरज की तरफ झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे गर्मी का सीजन होता है। अब यही चीज़ जो है, अब अगर मान लीजिए इसी तरह से आए, सूरज यहाँ पे है, तो अब न तो इसका उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ है, न दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ है, यानी ये बराबर इस तरह से, अब ये रोटेट करती रहती है, तो इसका जो वो होगा मध्य भाग यानी कि भूमध्य रेखा होगी, उस पर सूरज की किरण पड़ेगी डायरेक्ट। तो जब भूमध्य रेखा पड़ेगी तो ये यहाँ पे 21 मार्च का दिन होता है, यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। जबकि यही चीज़ यहाँ पर देखा जाए 23 सितंबर, तो यहाँ पर भी दिन और रात बराबर होते हैं। अब इसको क्या कहा जाता है, इस स्थिति को क्या, इसको उत्तरी आयना, इसको दक्षिणी आयना, इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। विषुव, दोनों स्थिति वही है, सेम है, बस फर्क इतना है कि इस टाइम जब 23 सितंबर का दिन, जब ये विषुव है, जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो इस टाइम पर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है यानी ठंडी का मौसम, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। और यही चीज यहाँ पे अगर देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और इस टाइम पर अगर देखा जाए तो जो दक्षिणी गोलार्ध होगा वहाँ पे वसंत ऋतु होगी, और जबकि यहाँ पे देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, जब ये स्थिति होगी पृथ्वी की तब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। और इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे गर्मी के दिनों में क्रिसमस मनाया जाता है, जबकि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है। तो उस टाइम जो है जब उत्तरी गोलार्ध में, यानी अगर हम लोग की जो स्थिति, हम लोग की उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति, तो हम लोग ठंडी के मौसम में मनाते हैं। जबकि वही चीज़ अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम था, 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, और इस टाइम दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ पे गर्मी का दिन होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग का ऋतु परिवर्तन होता रहता है। सूर्य, ये पृथ्वी की स्थिति के कारण ये कभी इधर कभी उधर इस तरह से घूमती रहती है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरह से है, किस तरह से रहता है। और अब हम लोग बात करते हैं मानचित्र की। ये चैप्टर में बस इतना ही था, सिर्फ जो है इसकी स्थिति के बारे में ही था और ज़्यादा कुछ नहीं था। अब हम लोग देखते हैं मानचित्र के बारे में। अगला चैप्टर है वो मानचित्र के बारे में। मानचित्र क्या होते हैं? मानचित्र, अगर मानचित्र की बात करें, अगर मान लीजिए हमें अपने गांव, शहर या किसी राज्य के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम ग्लोब पर से उतनी अच्छे से जानकारी नहीं ले सकते। जैसे ग्लोब अगर ले लिया जाए, उस पर अगर हम लोग अपने जो गांव की बात करें, उस पर गांव का अगर चित्र देखें तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ग्लोब इतना बड़ा ग्लोब होता है। अब उसी में पूरे वर्ल्ड की बात कही जाती है, तो उसके हिसाब से हम लोग एक चित्र खींचते हैं, एक चित्र बनाते हैं, उसी को मानचित्र बोलते हैं। जैसे जो अगर मान लीजिए गांव का अगर हमको जानकारी चाहिए, अपने गांव की या किसी भी गांव की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए कोई भी चित्र बनाते हैं कि ये हमारा मान लीजिए गांव है इस तरह से, तो इसी को मानचित्र बोलते हैं, जो ये चित्र होता है। क्योंकि अब ग्लोब पर तो हम लोग इसको देख नहीं सकते, यानी पृथ्वी की सतह का जो बनाया गया चित्र होता है, जो छोटे से क्षेत्र की जानकारी के लिए बनाया गया जो चित्र होता है, उसी को मानचित्र बोलते हैं। अब मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। एक तो भौतिक मानचित्र होता है, मानचित्र की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है
भौतिक मानचित्र, एक होता है राजनैतिक मानचित्र, और एक होता है थीमैटिक मानचित्र। थीमैटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र की अगर बात करें तो यहाँ पे पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, ये सब जो चीज़ें आती है भौतिक मानचित्र में आती हैं। अब राजनीतिक मानचित्र की अगर बात करें तो गांव, शहर, राज्य, देश या इसकी सीमा, देशों की सीमा की जो जानकारी होती है हमें, ये सब जो होता है ये सब राजनीतिक मानचित्र में होता है। अब थीमैटिक की अगर बात करें तो इसमें कुछ विशेष चीज़ें आती है, जैसे सड़क, वर्षा, वन, इस तरह की चीज़ें जो है थीमैटिक मानचित्र में आती हैं। तो ये मानचित्र के प्रकार भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमैटिक मानचित्र। और अगर हम लोग बात करें कि इसको जो है मानचित्र को बनाया कैसे जाता है, तो इसके लिए पैमाना यूज़ किया जाता है। पैमाना आप लोग को पैमाना किस हिसाब से बनता है वो देखा जाए। पैमाना जैसे जो वास्तविक दूरी होती है, जो स्थल की वास्तविक दूरी होती है और जो हम लोग मानचित्र पर जो दूरी बनाते हैं उसी को पैमाना बोलते हैं, यानी उसका अनुपात जो होता है। जैसे मान लीजिए ये दिल्ली है और ये मान लीजिए कलकत्ता है, ठीक। अब अगर दोनों के बीच की दूरी, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता है कितनी दूरी है, लेकिन मान लीजिए 2000 किलोमीटर मान लीजिए दोनों के बीच दूरी है। अब इसी को अगर हम लोग मानचित्र पर दिखाएंगे, अगर 2000 किलोमीटर को हम लोग 2 सेंटीमीटर में दिखा देते हैं, तो अब यही पैमाना पूरी जगह, जैसे जितना भी मानचित्र बनाएंगे यही पैमाना रहेगा। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर माना, जबकि 1 सेंटीमीटर हम लोग 1000, तभी 2 सेंटीमीटर ले लिए, 2000 किलोमीटर हो गया। तो अब जितना भी पैमाना बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर मान लीजिए पूरे देश का बना रहे हैं, पूरी कंट्री का बना रहे हैं, तो जगह जगह जो है जो 1000 किलोमीटर अगर है तो हम उसके हिसाब से जो है 1 सेंटीमीटर लेंगे। अगर मान लीजिए 500 किलोमीटर हो गया तो यानी 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका पैमाने पर जो चित्र बनाएंगे, क्योंकि पैमाने से जो है हमारा मानचित्र गड़बड़ नहीं होता है, यानी कि मानचित्र एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। मानचित्र पैमाने के अकॉर्डिंग बनता है, तभी जो है वो सही माना जाता है। अगर ये जैसे हम लोग मैप देखते हैं, जैसे ग्लोब की बात कर लें तो ग्लोब पर जो चित्र बना होता है, जैसे भारत का नक्शा बना होता है, चाइना का है, इंग्लैंड का है, यूरोप की जितनी भी कंट्री, सारी कंट्रीज का जो नक्शा होता है वो पैमाने पर आधारित होता है, यानी कि वो गलत नहीं दिखाया गया होता है। तो ये हो गया हमारा जो है मानचित्र, पैमाना भी हो गया, पैमाना हम लोग ने देख लिया। अब जो है इसके मानचित्र बनाने के 3 कारक होते हैं, जैसे 3 चीजें इसमें देखना जरूरी है। जैसे कि एक होती है दूरी, दूसरी होती है दिशा, तीसरी होती है प्रतीक, जैसे प्रतीक चिन्ह। अब दूरी में वही पैमाना जो मैंने अभी बताया, पैमाने का जो है जिक्र किया। दिशा में जैसे कभी भी कोई भी मानचित्र बनेगा तो आप देखते होंगे कि यहाँ ऐसे तीर का निशान लग जाता है और ऊपर ऊ लिखा रहता है, इसका मतलब उत्तर होता है, यानी कि ऊपर की तरफ उत्तर को माना जाता है। तो ये अगर मानचित्र की बात करें तो ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इस तरह से होता है। और अब इन्हीं दिशाओं को, ये जो चारों दिशाएं हैं, इन्हीं दिशाओं को हम लोग जो है प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। और दिशा निर्धारण के लिए हम लोग दिक्सूचक का भी इस्तेमाल करते हैं। दिक्सूचक ये एक प्रकार का यंत्र है, जैसे कि ये इस यंत्र में जो है एक सुई बनी होती है जो उत्तर और
दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ ही सीधे रहती है, नॉर्थ और साउथ को दिखाती है। इस सुई की मदद से हम लोग जैसे कि पहले जब यात्रा करते थे समुद्र में, अभी भी जब समुद्र में यात्रा करते हैं तो इस सुई का इस्तेमाल करते हैं देखने के दिशा निर्धारण के लिए, क्योंकि ये सुई हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही रहती है, मैग्नेटिक होती है, चुंबकीय होती है। ये चीज़ें होंगी। अब प्रतीक, जैसे कहने का मतलब ये है कि अब हम किसी भी चीज़ को अगर दर्शाते हैं, किसी भी महल को दर्शाते हैं, या किसी भी मान लीजिए मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, या कोई भी चीज़ हो गई, तो अब हम उसको कैसे बनाएं, तो उसके लिए प्रतीक यूज होता है। प्रतीक यूज का मतलब ये है कि जैसे जलाशय होता है, नीला रंग, नीला रंग का यूज किया जाता है जलाशय के लिए। भूरे रंग का यूज किया जाता है पर्वत के लिए, पहाड़ के लिए भूरे रंग का यूज, इसके लिए जलाशय, जलाशय यानी कि जैसे सागर, महासागर, नदी, ये सब हो गई। और हरा रंग अगर यूज किया जाए तो मैदान के लिए, हरा रंग यूज किया जाए तो मैदान के लिए, ये मैदान के लिए हरा रंग यूज होता है। नीला जो जलाशय के लिए, भूरा जो है पर्वत के लिए होता है। इसी तरह से बहुत सारे चिन्ह, जैसे ये डेल्टा बना होता है, कोई जो है फ्लैग बना होता है, इस तरह की। और इस चिन्ह को जो है हम लोग रूढ़ प्रतीक कहते हैं, रूढ़ चिन्ह कहते हैं। रूढ़ चिन्ह से क्या मतलब है, ये जो विश्व रूप, विश्व स्तर पर जो है इसको माना गया है, यानी कि ये जो सारी चीजें मिलेंगी चिन्ह की, ये पूरे विश्व में मिलेंगी। कहीं भी आप जाएंगे, अगर इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, समझ जाइए ये है कि पूरे विश्व में ये जो है एक व्यवस्था बना ली गई है कि इस चिन्ह का प्रयोग इसके लिए किया जाएगा, ताकि आप कभी भी कहीं भी पढ़ें, किसी दुनिया के किसी कोने में पढ़ें, तो आपको पता लग सके हाँ मैंने ये ऐसा पढ़ा है, वो इस तरह से होता है, ये प्रतीक होता है। ये हमारी बातें थी आज की। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी सारी बातें। कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे एक इसमें जो है एक और चीज आती है, रेखा चित्र। रेखा चित्र, अब रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र ये कोई पैमाने पर आधारित नहीं होता, ये याददाश्त के तौर पर होता है। जैसे कि ये याददाश्त, मान लीजिए कि मैं अपने किसी दोस्त को अपने घर बुलाता हूँ और वो पहली बार आ रहा है, वो नहीं जानता है, मैं उसको मैप के जरिए, जैसे कि उसको अपने कॉपी पर ही बना दूं कि तुम पहले मान लीजिए बता दूं कि यहाँ आना है, इस चौराहे पर आना, इससे दाएं ले आ जाना, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाना, फिर ऐसे गली आएगी वहाँ चले आना, इस तरह से गली आएगी तो वहाँ पर फिर मेरा घर पड़ेगा, मान लीजिए इस तरह से मैं बता दिया। तो ये मैंने पैमाने का यूज़ नहीं किया, ये अपने हिसाब से, अपनी याददाश्त के तौर पर ऐसे बता दिया कि इस तरह से होगा, तो उसी को रेखा चित्र बोलते हैं, इसी को रेखा चित्र बोलते हैं। ये रेखा चित्र हो गया। एक आता है खाका। खाका क्या है? यही रेखा चित्र ही है, बस इसको बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। जैसे एक कमरे का अगर यूज करें तो हम मानचित्र नहीं बनाएंगे, कमरा अगर दिखाना हो, कभी कभी कमरा को बनाना रहता है तो उसको हम एक बड़े पैमाने पर, यानी कि इस तरह से बड़ा बना देते हैं, जो है पैमाने पर नहीं बनाते, पैमाने के हिसाब से नहीं रहता, वो ऐसे ही खींच देते हैं। ये कमरा है, इतना बड़ा होना चाहिए, इसके इतना बाई इतना वाले 12 फीट है, यहाँ से 11 है, इस तरह से 11 बाई 12, इसको जो है खाका बोलते हैं, जो बड़े पैमाने पर बनता है। ये तो खाका जो है रेखा चित्र ही होता है, बड़े पैमाने पर जो बनता है। ये सारी चीजें थी मानचित्र में। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें कि महाद्वीप, महासागर और जलमंडल, वायुमंडल, ये सब आएंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, लेक्चर नंबर 4 में। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू, बने रहिए।